नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 31 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के बारे में कि क्या क्या घटनाएं महत्वपूर्ण थी जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने 2 और नए सामरिक तेल भंडारों को मंजूरी दी है। तो इसका क्या मतलब है, केंद्र सरकार ने क्या किया है? तो यहां पर क्या किया गया है कि 2 नए तेल भंडारों को उत्पादन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो उन दोनों का नाम है चंडीखोल और पादुर। तो ये चंडीखोल उड़ीसा में स्थित है और पादुर कर्नाटक में। ये सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत इन दोनों को मान्यता दी गई है या फिर मंजूरी दी गई है उत्पादन के लिए। तो ये हमें इनके नाम जरूर याद होने चाहिए और इनके जो स्टेट हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम से संबंधित हैं चंडीखोल और पादुर। ठीक है, तो इन दोनों के स्टेट याद रखेंगे और ये सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत इनको बनाया गया है, ये भी हम याद रखेंगे। भारत अगस्त 2021 के लिए यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेगा। तो ये बात कर रहा है यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की। तो वहां पर क्या किया गया है कि मंथली वहां पर अध्यक्ष का टर्म आता है। ठीक है, तो वहां पर भारत को अध्यक्ष बनाया गया है अगस्त माह के लिए, जिसका कार्यकाल 2 अगस्त से प्रारंभ होगा। और इस माह जो है तो यूएनएससी की जो भी कार्यक्रम वगैरह बैठकें होंगी तो वहां पर उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। ये कैसे डिसाइड हुआ है? ये मतलब भारत को टर्म दिया गया है। और इससे पहले क्या हुआ है कि जो यूएन महासभा अध्यक्ष हैं वोल्कान वोजकीर, ये वोल्कान वोजकीर के बारे में ये याद रखना है कि ये टर्की से संबंधित हैं, टर्की से हैं। और जो हमारे यूएन में स्थायी सचिव हैं टीएस त्रिमूर्ति, इनके बीच में इसको घोषणा करने से पहले बैठक हुई और उसके बाद वोल्कान वोजकीर के द्वारा यह घोषणा की गई कि अगस्त माह की जो अध्यक्षता है वह भारत की 2 अगस्त से स्टार्ट होगी। तो यूएनएससी के बारे में बात कर लेते हैं। यूएनएससी की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसमें जो मेंबर 2 टाइप से होते हैं, एक स्थायी सदस्य होते हैं। जो स्थायी सदस्य है वह 5 है उनकी संख्या, और अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें अभी भारत हमारा अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल है। स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए भारत ने कई बार प्रयास किए हैं, पर यहां पर चाइना के विरोध के कारण, या फिर ऐसा बोला जाता है कि चाइना के वीटो के कारण, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद में जो भी निर्णय होते हैं तो जो स्थायी सदस्य हैं उनकी सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। यहां पर अगर कोई एक सदस्य किसी फैसले पर मतलब राजी नहीं है, इच्छा नहीं जता रहा है, तो फिर वह फैसला नहीं लिया जाता है। तो इसीलिए चाइना भारत को स्थायी सदस्य के रूप में ज्वाइन कराने के लिए मतलब नहीं सहमत होता है, इसीलिए भारत यहां पर स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो अगस्त माह के लिए भारत यहां पर अध्यक्ष का रूप में काम करेगा। वाइस एडमिरल एसएन धोरमड़े नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। तो यहां पर बात की जा रही है वाइस एडमिरल एसएन धोरमड़े के बारे में, जिन्हें जो है तो अभी उप प्रमुख बनाया गया है। ये जगह लेंगे अशोक कुमार जी की, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। मतलब अशोक कुमार इससे पहले उप सेना प्रमुख थे। ये हमारे भारतीय जल सेना या नेवी की बात हो रही है, तो भारतीय जल सेना के बारे में बात कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो मोटो है या ध्येय वाक्य है, शम नो वरुणः, इसका ध्येय वाक्य है। वरुण का सीधा संबंध जल से है, जल के देवता से है, तो इसीलिए आप ये समझिएगा कि इंडियन नेवी से रिलेटेड है। अभी इसके जो अध्यक्ष प्रमुख हैं तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। तो ये हमारी नौसेना की बात हो गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को मिलेगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार। यहां पर लोकमान्य तिलक पुरस्कार के बारे में बात की गई है कि जो लोकमान्य तिलक अवार्ड है वह किसको दिया जा रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक हैं साइरस पूनावाला, इनका नाम अभी कोरोना टाइम पे आपने बहुत सुना होगा। इनके द्वारा जो मार्केट में भी वैक्सीन चल रही है, जो सभी को लगाई जा रही है कोविशील्ड वैक्सीन, वह सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बनाई गई है। इन्हें यह अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है कि कोरोना के टाइम पर यह वैक्सीन भारत के लिए या फिर पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इन्होंने बहुत सारे जल्दी दिखाते हुए बहुत सारे करार किए और नए करार करने के साथ साथ जल्दी से यह वैक्सीन विकसित की और इसका जो है तो उत्पादन
पर्याप्त मात्रा में किया, जिससे जो तो हमारे देश में पूरे विदेशों में वैक्सीन लग पा रही है कोविशील्ड। तो इसके मतलब इन्होंने इसमें बहुत सहयोग दिया, इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक हैं साइरस पूनावाला, उन्हें यह लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया जा रहा है। अब ये लोकमान्य तिलक अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो लोकमान्य तिलक अवार्ड लोकमान्य तिलक का ट्रस्ट, लोकमान्य तिलक ट्रस्ट नाम से एक संस्था है, उसके द्वारा दिया जाता है। 1983 में ये स्टार्ट किया गया था। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है, जिस दिन लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि है। पर इस साल कोविड के कारण इसकी डेट को थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया है और अब ये 13 अगस्त को दिया जाएगा। और इस बार किसे दिया जा रहा है? साइरस पूनावाला को। ओलंपिक में पीवी सिंधु बैडमिंटन के सेमीफाइनल में हारी और अब कांस्य पदक के लिए स्पर्धा करेंगी। ये पीवी सिंधु के बारे में बात कर रहा है, जो हमारी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, जो सेमीफाइनल में चीन की जो खिलाड़ी थी ताई जू इंग, उनसे हार गई हैं, डिफीट हो गई हैं। और क्या हुआ है, ये जो है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों की रेस से बाहर हो गई हैं। और इससे पहले ये रियो के ओलंपिक में रजत पदक, सिल्वर मेडल लेकर आई थी। इस बार इनसे उम्मीद थी कि ये गोल्ड लेकर आएंगी, पर ये सेमीफाइनल में हार गई हैं और फाइनल में गोल्ड की रेस और सिल्वर की रेस से ये बाहर हो गई हैं। पर अभी इनके लिए थोड़ी सी उम्मीद बाकी है मेडल की, क्योंकि इनकी कांस्य पदक की रेस में भी ये हैं और ये कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगी चीन की ही बिंग जियाओ से। बिंग जियाओ से इनका मुकाबला कांस्य पदक के लिए होगा। केंद्र सरकार ने भारत में 14 बाघ रिजर्व को CATS मान्यता दी है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है, बाघों के संरक्षण के लिए, जैसे आप सभी को पता है 1973 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। उसी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, उनमें से 14 टाइगर रिजर्वों को इंडिया में क्या किया गया है, CATS सर्टिफिकेट दिया गया है। CATS मानक को अपनाया गया है। ये क्या होता है, तो CATS मतलब होता है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। मतलब ये विश्व स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो बहुत सारे दुनिया में टाइगर रिजर्व्स हैं या फिर टाइगरों को सिक्योर करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो भी बनाई गई सेंचुरीज वगैरह हैं, वहां पर ये स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से भारत ने भी नई स्कीम स्टार्ट की है और भारत में भी ये CATS प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया है और इन 14 टाइगर रिजर्वों में इसको फॉलो किया जाएगा। मॉनिटरिंग वगैरह करने के जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली रूप से फॉलो किए जाते हैं, रखरखाव करने के जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं, उनको अब इंडिया के टाइगर रिजर्वों में भी फॉलो किया जाएगा। किसके लिए? टाइगरों के संरक्षण के लिए और लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये जो 14 टाइगर रिजर्व हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो असम के इसमें 3 टाइगर रिजर्व हैं, मानस, काजीरंगा और ओरंग। ये 3 असम के हैं। इनको आप अलग अलग लिख भी लीजिएगा। सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना ये मध्य प्रदेश के हैं। पेंच टाइगर रिजर्व जिसे महाराष्ट्र में है। पेंच टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहां पर पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र वाले को इसमें CATS में ऐड किया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। दूधवा नेशनल पार्क या दूधवा टाइगर रिजर्व यूपी में है और पारंबीकुलम केरला में है। मुद्दुमलाई और अन्नामलाई ये 2 टाइगर रिजर्व हैं, दोनों तमिलनाडु में स्थित हैं। इनको भी CATS स्टैंडर्ड के अंतर्गत रखा गया है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है और सुंदरवन जो है वो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो इन टाइगर रिजर्वों को CATS मानकों के अंतर्गत रखा गया है। IMF ने अनुमान जताया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.5 रहेगी। यहां पर IMF की बात की गई है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है, जो उसके सदस्य देश होते हैं, तो उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही होती हैं, इकोनॉमिक के लिए जो वहां पर स्टेप उठाए गए हैं या फिर जो भी वहां पर सिस्टम बना हुआ है, उनके बारे में एनालिसिस करता है और बहुत सारी रिपोर्ट्स देता है और बहुत सारे अनुमान भी लगाता है और वहां पर जो रिफॉर्म्स किए गए उनके बारे में भी अध्ययन करता है। तो यहां पर भारत के बारे में जो कोरोना क्राइसिस चल रही है, वो सबको भी मद्देनजर रखते हुए IMF ने भारत की अनुमानित वृद्धि दर बताई है और बोला है कि इस बार वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान है।
तो आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। तो आईएमएफ क्या करता है, स्थापना इसकी 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। करने का कार्य यही है कि जो उसके सदस्य देश हैं, जो 190 इनकी संख्या है, तो इनमें क्या करता है कि सदस्य देशों की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनका एनालिसिस करता है, अध्ययन करता है, सजेशंस प्रोवाइड करता है और बहुत सारी रिपोर्ट्स देता है। और जो भी मतलब इनके सदस्य देश हैं उनको लोन देने का भी कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। श्रीलंका में मिला 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर। यहां पर नीलम क्लस्टर की बात की गई है। आप इमेज में देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, तो ये यहां पर नीलम मिला है श्रीलंका में। ये दुनिया का सबसे बड़ा नीलम कहा जा रहा है। 510 किलोग्राम का नीलम मिला है। सेरेंडिपिटी नीलम इसे बोला गया है, सेरेंडिपिटी नीलम। और यह श्रीलंका में रत्नापुर करके एक जगह है। रत्नापुर मतलब रत्नों का नगर, ऐसा कुछ। तो यहां पर क्या है, रत्नों की राजधानी, वैसे रत्नापुर को श्रीलंका की बोला जाता है। तो वहीं पर ये सेरेंडिपिट नीलम मिला है, जिसकी कीमत करीब 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और वजन 510 किलो है। तो यहां पर ये नीलम क्लस्टर जो मिला है ये अकस्मात रूप से मिला है, ऐसा कोई खोज नहीं चल रही थी इस नीलम के लिए। यहां पर क्या हुआ है कि एक व्यापारी के घर में कुआं खोदा जा रहा था, तो वहां पर इस मजदूर को क्या कहते हैं, नीलम प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यह अकस्मात रूप से ही नीलम मिला है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर फिलीपींस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दी है। यहां पर गोल्डन राइस की बात की गई है, जो मतलब आनुवांशिक रूप से जिसके जेनेटिक चेंजेस करके ये बनाई गई उन्नत फसल है, जिसे गोल्डन राइस बोला जा रहा है। तो उसे फसल के साथ साथ अब व्यापारिक उत्पादन के लिए भी उस फसल को मान्यता दे दी गई है। किसके द्वारा, फिलीपींस के द्वारा। फिलीपींस चावल उत्पादन में अग्रणी है। वैसे भी यहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है मनीला में, तो वह फिलीपींस में ही स्थित है। पर यह पहली बार हुआ है पूरी दुनिया में कि जो फसल जेनेटिकली रूप से कोई चेंज की गई फसल हो तो उसे व्यापारिक उत्पादन के लिए मान्यता दे दी गई है। तो ये करने वाला पहला देश फिलीपींस बना है। अब इसकी विशेषता क्या है, क्यों दिया गया है इसे, तो इसे गोल्डन राइस बोला जाता है। इसमें विशेषता यह है कि इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों के लिए अच्छा होता है। तो यहां पर फिलीपींस में एक प्रॉब्लम है, WHO की रिपोर्ट में है कि 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, तो उसमें 17% बच्चों में क्या है, अंधेपन की समस्या हो जाती है 5 वर्ष से कम बच्चों में, क्योंकि उनमें विटामिन ए की कमी होती है, तो जिससे वो बचपन में ही अंधे हो जाते हैं। तो इसी कमी को दूर करने के लिए जो गोल्डन राइस है, करीब डेली रिक्वायरमेंट का 50% इसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो इसीलिए बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है और बच्चों को अंधेपन से बचाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसीलिए इसको मान्यता दे दी गई है व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने की। गोल्डन राइस ऐसा नहीं है कि मतलब फिलीपींस में ही उत्पादित हुआ है, पहली बार ऐसा कोई वर्ड आया है, ऐसा नहीं है। गोल्डन राइस वर्ड बहुत जगह पे यूज हो रहा है, बट अभी यहां पर सिर्फ फसल के रूप में मान्यता मिली है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर इसे फसल के रूप में मान्यता दे दी गई है, पर व्यावसायिक रूप से उत्पादन की मान्यता सिर्फ अभी फिलीपींस में ही प्रोवाइड की गई है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।